आप लोगों से के साथ ज्योतिष के ज्ञान को डिस्कस करूंगी। जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है उसको आप लोगों के साथ बांटूंगी। जो हमारी ये श्रृंखला है ज्योतिष शास्त्र की, इसमें मैं आपको खगोल शास्त्र के बारे में बताऊं। हम यहाँ पे खगोल शास्त्र पढ़ेंगे। उसके पहले मैंने अपने बारे में आपको बता दिया। देवयानी पुरी मेरा नाम है। मैंने विशारद किया है आईकास ग्वालियर चैप्टर से, और बस आगे भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सीखने की तो कोई लिमिटेशन नहीं होती। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डिस्कस करें, मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन टाइप चाहूँगी, जिससे कि हम एक दूसरे को जान सकें। जब हम एक ग्रुप में क्लास में बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक एक करके आप अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन करिए और अपने बारे में बताइए। थोड़ा सा अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं और ज्योतिष के बारे में क्या जानते हैं। आप मिंटी जी मुझे दिख रही हैं, क्या आप सामने आएंगी? हाँ जी मैडम, मेरा एक्चुअली आज कैमरा खराब है इस लैपटॉप का, तो वो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। मेरा नाम मिंटू त्रिपाठी है और मैं इंदौर से हूँ। जी। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ। ओके। और अगर ये पूछा जाए कि ज्योतिष के बारे में मैं क्या जानती हूँ, तो मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं जानती हूँ। कुछ भी नहीं पता है। राशियों के नाम भी मैंने अभी याद किए इन्हीं क्लासेस में, नक्षत्र भी मैंने इन्हीं क्लासेस में याद किए। इनफैक्ट जो हिंदी के जो महीने होते हैं वो भी मुझे नहीं पता था, वो भी मैंने अभी ही याद किए हैं। तो अच्छी बात कुछ है नहीं मिंटी पता जी। है। जब वैसल खाली होता है ना, तो उसको अच्छे से भर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है। आप जितना चाहेंगे उस वेसल को यहाँ पे भर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत आप कर चुकी हैं। आगे हम पढ़ते जाएंगे। अलका जैन जी दिख रही हैं मुझे। क्या आप अनम्यूट हो पा रही हैं? चलिए, आप आइए, ट्राई करिए। गुड इवनिंग। जी, जय गणपति की। जय गणपति की। मैम, मैं ग्वालियर से हूँ एक्चुअली, और ज्योतिष में सर के कारण ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा, और आगे जानने की क्यूरियोसिटी थी कि भाई और जानूं क्या है ज्योतिष, और इसीलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की। बहुत अच्छा किया। जी देखिए, हम इस ये जो शास्त्र है ना, जी दैवीय शास्त्र है, विज्ञान है और शास्त्र, दोनों का संगम है ये। और अगर हम सोचें कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं या हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ये शास्त्र हमें खींचता है। ये भी हमारे प्रारब्ध हैं कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं। हर किसी की किस्मत में इसके बारे में जानना या पढ़ना नहीं होता। ये शास्त्र हमें खुद खींच के लाता है और हमारे सोर्सेज बन जाते हैं। बहुत अच्छा अलका जी, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे बस पढ़ती रहिए, पढ़ती ही रहिए। जी, थैंक यू। राकेश अग्रवाल जी। हाँ मैडम, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं पहले बैंक में था, अभी 31 मई को रिटायर हुआ हूँ मैं। अच्छा जी, हाँ, तो ज्योतिष में थोड़ी रुचि है मेरी, बहुत तो ये अच्छा, उसको स्ट्रक्चर वे में सीखा जाए, इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया है मैंने। बहुत ही अच्छा है। मतलब अब आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत यस। अच्छी बात है जी। बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ।
तो अभी मुझे इतने ही लोग नज़र आ रहे हैं। चलिए जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। अनीता परिहार जी भी दिख रही है मुझे। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनीता परिहार है और बेसिकली मैं इंदौर से हूँ बट अभी हैदराबाद में हूँ। और मैं एक आईटी कंपनी में फाइनेंस में जॉब करती हूँ। एंड ज्योतिष का मुझे बहुत बेसिक नॉलेज है जितना मैंने इंटरनेट से सीखा है, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है सीखने में और बिल्कुल भी डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया ये कोर्स। बहुत ही अच्छा है। और मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो हमारा यूथ है वो हमारे शास्त्रों की तरफ वापस आ रहा है। जी मैम। जबकि और ये जो रुझान हो रहा है ये बहुत अच्छा संकेत है। नहीं तो ज्यादातर आपकी तरह जो आईटी में चले गए, साइंस की तरफ चले गए, वो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, कुछ नहीं है, ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशन है। लेकिन आपने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है और अब आगे आप जब इसको आगे पढ़ेंगी डेप्थ में तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट वो हमारे शास्त्रों से इंस्पायर हुए हैं। बिल्कुल मैम। काफी चीजें उन्होंने वेरीफाई की हैं, अपनी रिसर्च को हमारे शास्त्रों से वेरीफाई किया है जी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो ये ट्रेजर है और जिसकी हम वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानना चाहिए। बिल्कुल मैम। और आप आ रहे हैं इस तरफ, बहुत अच्छी बात है। आप और भी आपका अब एक दायित्व और है, ठीक है। आपका दायित्व ये है कि आप औरों को आप इन चीजों से, अपने शास्त्रों से, जरूरी नहीं है सभी ज्योतिष पढ़ें, लेकिन अपने शास्त्रों को पढ़ें, समझें, अपनी सनातनी पद्धति को समझें। ये आपको काम करना है आगे। जी। ठीक है। आप पढ़िए और इस फील्ड में काम करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को अवेयर कराइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप बहुत पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें जैसा आप चाहती हैं। जी। और अब मुझे अनामिका दिख रही हैं। अनामिका जी, क्या आप अनम्यूट करेंगी अपने आप को? नमस्ते मैम, आपकी आवाज स्लो आ रही है। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैम, लेकिन आवाज थोड़ा धीमी आ रही है। आप कन्वर्सेशन करें, मैं समझने की कोशिश करती हूँ। आप अपने बारे में बताइए अनामिका जी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं अनामिका शर्मा भोपाल से हूँ और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और ज्योतिष के प्रति रुझान मेरा बहुत छोटी उम्र से था, लगभग 17-18 वर्ष की थी, तभी से ज्योतिष के लिए मेरा इंटरेस्ट उठ गया था, क्योंकि मेरे पापा ज्योतिष पढ़ते थे और वो दूसरों को उनकी कुंडली ही पढ़कर बताते हैं। और फिर उसके बाद मेरी दूसरी भी चीजों में रुझान है, मैं कथक क्लासेस करती हूँ, मेरा उसमें ग्रेजुएशन चल रहा है। और जब मुझे आईकास के इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला तो मैंने इसमें अपने आप को एनरोल किया है मैम, जिससे मैं ज्योतिष में सर्टिफाइड हो जाऊँ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पढ़िए, आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद मैम। अब मुझे शकुंतला जी दिख रही हैं। शकुंतला जी, यस मैम। जी अपने बारे में बताइए। जय गणपति की मैम। जय गणपति की। हाँ मैम, मैं ना एक हाउसवाइफ हूँ और ना मुझे तो बस ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो और जब इसके बारे में पढ़ती हूँ तो और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, बस यही सीखने के लिए। इसीलिए मैं, ताकि हाँ, क्या मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए और बहुत आगे जाएंगी आप, यही शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। अब मुझे नंदा जी दिख रहे हैं। नंदा जी, आप आइए, अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए।
आपकी भी क्लास में सबसे इंट्रोडक्शन हो जाएगी और मुझे भी आपसे एक इंटरेक्शन हो जाएगी। शायद अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा राजेंद्र शर्मा जी हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। राजेंद्र शर्मा, मैं ब्रांच मैनेजर था, रिटायर हो गया हूँ। जी और मुझे बहुत इसका शौक रहा शुरू से। जी। तो मैं इसको थोड़ा आई क्लास में मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ज्वाइन किया। बहुत अच्छा किया आपने, आपने ज्वाइन किया। आप इससे आप खुश ही होंगे कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है। जी मैम। आईकास आगे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़ेंगे। जी जी। देखिए, सबसे पहले हम आईकास देखिए। आईकास क्या है? आईकास का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है। इसके नाम में ही आपको एक चीज समझ आई होगी। इसको एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष शास्त्र नहीं कहा है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ये मानता है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। साइंस का क्या पर्पस है? साइंस लॉजिक पे चलता है, फैक्ट्स पे चलता है। ठीक है। विदाउट लॉजिक, विदाउट फैक्ट साइंस कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी है। यहाँ पे आप जो भी जानते हैं, बताते हैं, हर चीज लॉजिक पे डिपेंड करती है, लॉजिकल होती है, फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम इसको साइंस कहते हैं। हर चीज यहाँ पे कुछ भी सुपरस्टिशन नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई भी गेसिंग नहीं है। जनरली एस्ट्रोलॉजी को हमारे बहुत सारे उन लोगों ने जिनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर दिया है। लोगों में एक भ्रांति फैल गई है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, जस्ट गेसिंग है, गेस कर दिया आगे आने वाले टाइम में ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में गेसिंग का कोई भी स्कोप नहीं। यहाँ जो भी कहते हैं फैक्ट से कहते हैं, लॉजिक से बताते हैं, कैलकुलेशंस करके बताते हैं। ठीक है। तो इट इज अ साइंस। और कैसे साइंस है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। हम इस क्लास में पढ़ेंगे खगोल शास्त्र। क्या खगोल के बारे में आप कुछ जानते हैं? खगोल क्या है? बचपन में सोशल साइंसेज में सभी ने पढ़ा है। ये बात अलग है कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, मेरा कनेक्शन क्लोज हो गया था। अब आ रही है? हाँ मैम आ रही है, अब आ रही है। ओके। तो हम बात कर रहे थे खगोल शास्त्र की, या खगोल विज्ञान भी कह सकते हैं। क्या आप लोग थोड़ा कुछ इसके बारे में जानते हैं? अगर आप कुछ जानते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए खगोल के बारे में आप क्या समझते हैं, खगोल शास्त्र से या खगोल विज्ञान से। ये
पूरी तरह विज्ञान है। मैं आगे बताऊंगी क्या है। देखिए, इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगः प्रक्षालित सकल भूतल मलक लंका मुनिभिरुपासित तल तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितमान अज्ञानतिमिराधानां ज्ञानां जनशालक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरवे नमः। तो हम वापस आते हैं खगोल विज्ञान पे। देखिए, खगोलीय मीन्स हेवनली, स्वर्गीय, आकाशीय। जो आकाश में, ब्रह्मांड में विचरण करने वाले तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इनके बारे में जब हम जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या क्या जानते हैं, जानना चाहते हैं इनके बारे में। इनकी स्थिति ब्रह्मांड में क्या है, कहाँ पे स्थित हैं, इनकी गति क्या है, क्या इनका साइज है, क्या इनकी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। इस ज्ञान को खगोल शास्त्र कहा जाता है। अंतरिक्षीय, ब्रह्मांडीय जो ज्ञान होता है वो खगोल शास्त्र है। एक हम बिल्कुल सिंपल भाषा में, लेमैन की भाषा में कहें तो ब्रह्मांड के जो तारे हैं, ग्रह हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो है खगोल शास्त्र। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ एस्टर्स। ठीक है, तो अब ये तो है खगोल शास्त्र, पूरा विज्ञान। अब इन्हीं ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारों की स्थिति, गति आदि का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्टडी को हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो आप इन इन चीजों से आपने ये समझा कि खगोल और ज्योतिष दो इनसेपरेबल चीजें हैं। ज्योतिष बताता है कि इन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये ग्रह हैं क्या, कहाँ पे हैं, कौन से हैं, स्थिति क्या है इनकी, किस तरह ये मूवमेंट करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा, तभी तो हम उनके प्रभाव को हम पता कर पाएंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो आप आगे पढ़ेंगे उसकी आधारशिला है। जितने अच्छे से आप इस कंसेप्ट को समझेंगे, आगे कितना भी आगे चले जाएं, ये कंसेप्ट हमेशा आपके काम आए। बेस है, फाउंडेशन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अब एक साइंस है, इसलिए इसमें कथा कहानियां बहुत ज्यादा नहीं। आगे आगे आपको कुछ बहुत थ्योरेटिकल भी पढ़ना होगा, इसमें परिभाषाएं होंगी, हमें ये जानना होगा कि ये नाम जो है वो क्या है, इसी के, उन्हीं के अनुरूप हम आगे की स्टडी करें। तो वो सिर्फ आपको समझाने जैसा या समझने जैसी बहुत चीजें नहीं है, सिर्फ आपको याद करना होगा। तो आप इस बात से प्रिपेयर रहिए कि ये खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी में आप पूरा का पूरा विज्ञान पढ़ने वाले हैं। हम शास्त्रों पे भी वापस आएंगे क्योंकि हम इसमें पंचांग भी पढ़ेंगे, किस तरह से समय की इकाइयां, समय की दूरी की इकाइयां, गणित के सिद्धांत किस तरह से बनाए गए, ये भी हम इसमें खगोल शास्त्र में पढ़ेंगे। मानव का जो स्वभाव है
वो कैसा है, बहुत जिज्ञासु है। हम हर वो चीज जानना चाहते हैं जो हमसे रिलेट करती है, छोटी से छोटी चीज के बारे में। तो अगर हम ये सोचें कि ज्योतिष का इतिहास क्या है, तो ज्योतिष के इतिहास के बारे में हमारे शास्त्र बहुत कुछ नहीं बताते। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो अनादि है, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। वेदों से ये ज्ञान आया है, वेदों का एक भाग है जिसे ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। और जब हम देखते हैं जहां हम रहते हैं, जिस धरती पे, उसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। अगर हम आकाश की तरफ हम नजरें उठाएं तो हम आकाश में सब कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो एक चमकता हुआ बहुत बड़ा तारा है, जो हमारी जिंदगी का केंद्र बिंदु है, आत्मा है इस ब्रह्मांड की, आखिर वो है क्या, कैसे चमकता है, क्यों चमकता है, कितनी दूर है हमसे, जब किस तरह से वो कहाँ से उदय हो जाता है और फिर कहाँ अस्त हो जाता है। जब वो अस्त होता है तो एक और तारा निकलता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटता है, और एक दिन आता है बिल्कुल अंधकार हो जाता है, और एक फिर कुछ दिन बाद पूरा प्रकाशमान होता है। वो क्या है? तो ये सभी स्टडीज जो हैं, यही हम खगोल शास्त्र में करते हैं। ज्योतिष का स्टार्ट माने, आरंभ माने, तो वो तो उसी दिन हो गया था जब मानव ने पहली बार सूर्य और चंद्रमा को देखा। सूर्य कैसे आया? सूर्य के उदय होने से प्रकाश फैला, दिन हुआ, सूर्य के अस्त होने से रात्रि हुई। इन्हीं चीजों की आगे मानव के जिज्ञासु मन ने आगे और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और आगे मंथ बनाए। एक अंधकार की रात्रि से दूसरी अंधकार की रात्रि तक एक महीना हो गया, एक उसको अमावस कहा गया। एक अमावस से दूसरी अमावस तक एक मंथ मान लिया गया। एक पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक वो भी एक मंथ का टाइम दिया गया। तो इस तरह तिथियां बनाई गई, महीने बनाए गए, दिन के नामकरण हुआ, इस तरह से पंचांग की रचना की गई। इंसान ने कल्पना की, तारों के बारे में जाना। ये कुछ तारे हैं जो आकाश में स्थिर रहते हैं, कुछ तारे हैं लगातार गति करते रहते हैं। सूर्य को साइंस आज क्या मानती है? स्थिर है या गतिमान है? बताइए। देखिए, क्लास में मैं अकेली बोलती रहूं तो ऐसा लगता है कि जैसे भागवत की कथा हो रही है। आप लोग बीच बीच में अपने आप को अनम्यूट करिए, मुझे भी लगे कि आप लोग प्रेजेंट हैं और क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीच बीच में आप अनम्यूट करिए, आंसर करिए। तो एक छोटा सा सवाल है, सूर्य को आप आज हम क्या मानते हैं, स्थिर है या गतिमान है? स्थिर है। स्थिर है। जी हाँ, हमारी साइंस मानती है कि हम सूर्य स्थिर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हम सूर्य को स्थिर नहीं मानते हैं, हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। जहां हम रहते हैं, अगर हम उसको स्थिर मान के बाकी जो ग्रह या तारे हैं उनको हम गतिमान मानते हैं, तो हमारी जो गणितीय कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाती है। तो इस कारण से हम ज्योतिष में, ठीक है, खगोल में नहीं, खगोल विज्ञान में नहीं, ज्योतिष में हम मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गति में।
अब हम कहते हैं ज्योतिष पढ़ना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र हमें अब सारे एक दैवीय शास्त्र है जो हमें अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता देता है। तो ज्योतिष के लाभ क्या हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? आप लोग बताइए एक एक लाभ, क्यों पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष? अनीता जी आप बताइए। मैम मेरे को तो मतलब जितना मैंने अभी तक स्टडी किया, मेरे को सबसे पहला लाभ जो है वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैम हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, क्योंकि हर एक प्लेनेट की अपनी एक कहानी है, हर एक प्लेनेट कहीं ना कहीं हमारे भगवान से रिलेटेड है। तो मुझे सबसे पहला लाभ तो ये मिलता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, तो मेरे लिए तो वही एक बेस्ट पॉइंट लगा मुझे। जी जी, मैं अभी ये भी डिस्कस करूंगी स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ता है, ठीक जी। है? राजेंद्र जी आप क्या कहते हैं, क्या इससे लाभ है ज्योतिष? इससे मैडम इंसान के जीवन की दशा और दिशा तय होती है। जी उसको बहुत उससे क्या अच्छे। प्रॉब्लम है, उसको ज्योतिष के माध्यम से हल हो जाती है। जी जी, मिंटी जी आप क्या कहती हैं? मैम मुझे भी यही लगता है कि ज्योतिष से लाभ यही होता है कि हमें थोड़ा बहुत ये ज्ञान हो जाता है कि अगर हमारे जीवन में भी कोई कठिनाई आने वाली है तो हम थोड़ा सा उसका रेमेडी करके और उसको दूर कर सकते हैं। जी और पीयूष जी अभी जुड़े हैं, आप क्या कहते हैं? हाँ, ज्ञान के लिए ज्योतिष सबसे बेस्ट रहती है, इसलिए वो सीखना चाहिए। जी चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए सूर्य को हम आत्मा मानते हैं, ठीक है, केंद्र बिंदु पे, क्योंकि सूर्य से ही जीवन है। ये तो सभी मानते हैं सूर्य से जीवन है। सूर्योदय से दिन का और सूर्यास्त से रात्रि का संबंध होने से दिन और रात बनते हैं, ठीक है। समय का जो ज्ञान है वो खगोल शास्त्र से होता है। समय की इकाई, दूरी की इकाई खगोल शास्त्र में ही ने ही दी है। सूर्य की वार्षिक गति से ऋतुओं का बनना तय होता है। और ज्योतिष शास्त्र का एक और ब्रांच है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जिसको, जो कि हमें ये बताती है, नक्षत्रों के ज्ञान से हमें ये पता लगता है कि किस तरह किस टाइम पे फसलों की बुआई करनी चाहिए, कब वर्षा होगी, कब प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई राजनीतिक उथल पुथल कब होगी, कब व्यापार में तेजी मंदी होगी। ये सारी चीजें हमें ज्योतिष की एक ब्रांच से पता चलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे जीवन के लिए लाभ है। ज्योतिष देखिए, हम जब खगोल की स्टडी करते हैं जो कि ज्योतिष से ही रिलेटेड है या ज्योतिष को पढ़ते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में क्या है। अगर हम ब्रह्मांड की स्टडी करें तो देखिए इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं, और हर आकाश गंगा में अनगिनत तारे हैं। उस आकाश गंगा का जो एक तारा, छोटा सा तारा है सूर्य, जो हमारा केंद्र बिंदु है। अब अगर हम ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं में देखें तो वो एक छोटा सा तारा, ठीक है। लेकिन अगर हम अकेले सूर्य को देखें तो उसका जो विस्तार है, उसकी विशालता है, वो हम इमेजिन कर सकते हैं। अब उस आकाश गंगा में से जो कई ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके और अपने अपने ऑर्बिट में चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं, उनमें से एक है पृथ्वी। ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो पृथ्वी का अस्तित्व क्या है, बिल्कुल छोटा सा एक ग्रह है। उस पृथ्वी पे कोई महाद्वीप है, उस महाद्वीप में एक देश है,
उस देश में एक प्रदेश है, प्रदेश में एक जिला है, जिले में छोटा सा टाउन है, उस टाउन में एक छोटा सा कस्बा है और वहां हम रहते हैं। तो हमारी पहचान कितनी तुच्छ है, ब्रह्मांड से कंपेयर करें तो हम एक बालू के कण के समान हैं। अब देखिए, इंसान अहंकार करता है। अहंकार क्या करता है? मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास ये है वो है। लेकिन अगर हम अपने आप को ब्रह्मांड से कंपेयर करते हैं तो हमारा अस्तित्व कहाँ गया? एक बालू के कण के समान। जब हम इतना तुच्छ हमारा अस्तित्व है तो हम अहंकार किस चीज का करें? हमारे पास अहंकार करने का कोई स्कोप ही नहीं। और जब हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। और जब हमारे मन से अहंकार खत्म हो जाता है तो हम अपने आप स्वतः ही अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, किस तरह से हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं? अपने आप अध्यात्म की तरफ चल पड़ते हैं। बहुत बड़ा एक हमारे अंदर, और ये नेचुरल बुराई होती है, किसी ना किसी रूप में सभी में अहंकार विद्यमान हो। लेकिन हम इस चीज को रियलाइज करते हैं तो ये अहंकार खुद ब खुद खत्म हो जाता है। एक और दूसरा पॉइंट है, ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है। देखिए, सूर्य सुबह उदय होता है, बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद पूरी, जब जैसे मध्याह्न काल होता है, पूरी पीक शक्ति, पूरी एनर्जी उसमें होती है। युवावस्था में सूर्य आ जाता है, एनर्जी और शक्ति से, हीट से भरपूर। शाम होते होते ढलने लगता है, रात होते होते सूर्यास्त हो जाता है। मानव जीवन भी ऐसा ही है। मानव जन्म लेता है, बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद युवावस्था में आता है, पूरी शक्ति से, एनर्जी से भरपूर। उसके बाद शक्ति ढलने लगती है, वृद्धावस्था आती है, और फिर ये नाशवान शरीर जो है खत्म हो जाता है। तो जब हम ये रियलाइज करते हैं कि इस संसार में जो हमारा स्टे है ट्रांजिटरी है, बहुत छोटा सा है, परमानेंट हमें नहीं रहना है। जब परमानेंट हमें रहना ही नहीं है तो फिर हम ये मैटेरियलिस्टिक गेन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इधर से जमीन खरीद रहे हैं, उधर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें गलत तरीके अपनाने पड़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए। पर हम जब ये रियलाइज करते हैं कि ये लाइफ, जिंदगी जो है बहुत ट्रांजिटरी है, छोटी सी है, तो फिर गलत काम करके क्यों धनार्जन कर रहे हैं? क्या होगा? क्या हम अपने साथ, जब शरीर का नाश होगा, क्या अपने साथ कुछ ले जा सकता है इंसान? जब ले जा ही नहीं सकते तो फिर हम क्यों मेटेरियलिस्टिक गेन में, गलत कामों में जा रहे हैं? जब हम ये रियलाइज करते हैं तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रियलाइज हो जाता है कि ये ट्रांजिटरी है, लाइफ बहुत छोटी है, इसमें मेटेरियलिस्टिक गेन। देखिए, वृद्धावस्था जब होती है, आपने कितना भी जमा कर लिया, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आपका शरीर चलता नहीं है तो कितना भी पैसा आपके पास हो वो भी आपके काम नहीं आता। तो इंसान ये महसूस कर लेता है जब कि ये चीजें सुख देने वाली नहीं है। असली सुख क्या है? आत्मिक सुख। और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, आत्मिक सुख ही प्रदान करता है। उसका जो बेस है, उसका जो लास्ट टारगेट है, आत्मिक सुख प्रदान करना है। देखिए, पाश्चात्य जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी उसका जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट सुख है, मैटेरियलिस्टिक गेन तक ही है। वो आज हमारा भी एस्ट्रोलॉजी उसी में केंद्रित होती जा रही है।
अगर लोग पूछने आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, तो उनकी समस्याएं सिर्फ इतनी होती हैं, जॉब कब लगेगी, पढ़ाई कैसी होगी, शादी कब होगी, संतान कब होगी, संतान कैसी निकलेगी, या मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा। 100 में से कोई एक आता है जो पूछता है कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी कैसी रहेगी। और यही है अल्टीमेट गोल ज्योतिष का। ज्योतिष का जो हमारा पर्पस है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और जब तक आत्मिक सुख महसूस नहीं करेंगे, ये जो मोह माया है इससे दूर नहीं जाएंगे, तब तक मोक्ष के रास्ते पे नहीं। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब जीवन मरण का चक्र तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे मन के मोह हैं वो खत्म हो जाए, वही मोक्ष है। तो ये ज्योतिष किस तरह हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है, ज्योतिष के प्रश्नों को किस तरह हल किया जा सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। इसके लिए हम गणितीय कैलकुलेशंस करते हैं, और इसके लिए गणित की उत्पत्ति हुई। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गणित की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों से ही हुई है। जीरो जो है वो हमने ही दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिया है। तो ऋषि मुनियों ने बहुत तप किए, जप किए, उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो है रिसर्च की। आज साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। वही रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने की, जिनको उन्होंने तप और जप का नाम दिया। आज टोटली फिजिकल रिसर्च है। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो आध्यात्म, बौद्धिक और शारीरिक तीनों तरफ से तप करते थे, अपने आप को पूरी तरह से तपा के, और फिर हमारे लिए जो ये है इतना बेस जो है वो बना के गए। ज्योतिष का एक और बहुत बड़ा लाभ है, आप लोगों ने जानते होंगे कि जो पहले लंबी लंबी बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं होती थी, वो दिशा ज्ञान के लिए वो क्या करते थे? तारों और नक्षत्रों का ही सहारा लेते थे। स्थिर तारे का नाम सुना होगा आपने, ध्रुव तारा। उस तारे से वो दिशा ज्ञान, क्योंकि जब एक बार समुद्र में चले जाएं तो दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो उस तारे से वो दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो खगोल जो है वहां भी उनकी बहुत मदद करता था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये भी सारे खगोलीय कैलकुलेशन से पता लगाए जाते हैं। देखिए, आज हम कहते हैं कि साइंटिस्ट सब कुछ बताते हैं कि एक इस साल में ये इतने एक्लिप्स होंगे, सन एक्लिप्स होगा, मून एक्लिप्स होगा, ल्यूनर एक्लिप्स होगा, सब कुछ। लेकिन आप देखिए, पंचांग उठा के देखिए, साल के शुरू में ही पंचांग में तिथिवार समय के अनुसार सारा ग्रहण की जानकारी, हर चीज की जानकारी पहले ही दी जाती है। तो ये किस तरह से, ये हमारे शास्त्रों की जो है एक हमारे शास्त्रों की उपलब्धि है, जिससे कि हम सारी गणनाएं जो है वो कर पाते हैं। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष वेदांग है। वेदों के बारे में आप सभी जानते हैं, कितने वेद हैं हमारे? मैम 4 वेद। 4 वेद। 4 वेद हैं, ठीक है। इनके 6 भाग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। ये मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ, डिटेल में आप जनरल एस्ट्रोलॉजी, सामान्य ज्योतिष में ये डिटेल में पढ़ेंगे। पहला वेदांग है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण है जिसको वेद का मुख कहा जाता है। ज्योतिष है, ज्योतिष को आंख कहा जाता है। निरुक्त है, निरुक्त को कान कहा जाता है। कल्प है, कल्प को हाथ कहा जाता है। शिक्षा को नासिका कहा जाता है, और छंद को पांव कहा जाता है।
तो ये 6 वेदांग हैं वेदों के: व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद। अब जैसे अंगों में आंख को श्रेष्ठ माना जाता है, आंख की इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं, ऐसे ही वेदांगों में ज्योतिष को श्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिष की जानकारी के बगैर वेदांगों की जानकारी अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल में ज्योतिष के 3 भाग थे, 3 हिस्सों में ज्योतिष को बांटा गया था। वो थे सिद्धांत, होरा और संहिता। अब इसमें 2 भाग और जोड़ दिए गए हैं, प्रश्न और शकुन। सिद्धांत को गणित भी कहा जाता है, सिद्धांत या गणित। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम? इसमें समय की गणना, आकाशीय पिंडों की दूरी, उनका द्रव्यमान, उनकी गति, इस सब की जो है गणितीय तरह से इसकी स्टडी की जाती है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, ठीक है, वैज्ञानिक तरीकों से ही, सारे सिद्धांत रूप से ही इसको पढ़ा जाता है। दूसरा है होरा। होरा शब्द अहोरात्रि से बना है। अहोरात्रि का प्रथम अक्षर अ और अंतिम अक्षर त्रि को हटाने से होरा बनता है, होरा शब्द बनता है। इस भाग में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के भविष्य फल का अनुमान किया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खगोल में हम पढ़ते हैं आकाशीय पिंडों के बारे में, गणित के द्वारा उनकी स्थिति, उनकी गति, उनका द्रव्यमान, उनकी आकाशीय पिंडों की एक दूसरे से दूरी, ये सारी चीजें हम खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं। और ज्योतिष में हम पढ़ते हैं इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हम होरा शास्त्र में पढ़ते हैं कि इनका मानव जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन का इनकी स्थिति और गति से किस तरह से फलित किया जाता है। कैसे फलित किया जाता है? जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसके जन्म समय पर कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, ये देखकर उसकी जन्म कुंडली बना ली जाती है। और उन्हीं ग्रहों की उसके जन्म समय पे जो स्थिति थी वही उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सारी चीजें फलित करता है। तो ये होरा शास्त्र है। होरा शास्त्र की आगे कई ब्रांचेस आगे होती गई। तीसरा आता है संहिता। इसमें जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं के फलाफल, फलित के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मुहूर्त, वर्षा, ऋतुएं, प्राकृतिक आपदा, समूह के लिए भविष्यवाणी, राजनीतिक भविष्यवाणियां, व्यापार, ये सारी चीजें जो हैं वो संहिता में आ जाती हैं। अब आता है प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र क्या है? किसी भी जातक की हम जिस समय वो प्रश्न पूछता है उस समय की कुंडली बना ले। यहाँ पे हम जन्म कुंडली से फलित नहीं करते, प्रश्न पूछने के समय की कुंडली बना ली जाती है और उसके आधार पर जातक जो भी प्रश्न करता है उसका फलित जो है बताया जाता है। अब आता है शकुन। शकुन को जो है ज्योतिष में बहुत ज्यादा हम ज्योतिष से रिलेट नहीं करते, क्योंकि शकुन जो है
प्रचलन के आधार पर माना जाता है, ग्रहों नक्षत्रों आदि के स्थिति से इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है नहीं होता। आप लोगों ने भी सुना होगा जो हमारे ट्रेडिशंस में होते हैं, ट्रेडिशनल कोड्स होते हैं या प्रचलन होता है कि कुछ चीजें किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती हैं तो वो शकुन होता है, कुछ चीजें पर्टिकुलर टाइम पे होती हैं उसको अपशकुन कहा जाता है। जैसे प्रचलन है उसको जो पीछे से चली आ रही हैं उन्हीं को मानते हैं। जैसे अगर दीवार पे आके कौवा बोलेगा और उड़ जाएगा तो कहा जाता है कोई मेहमान आने वाला है। किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, आगे से कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई कन्या आ जाए, कहा जाता है ये शुभ शकुन है। किसी काम के लिए जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए, कुत्ता रोने लगे, बिल्ली रोने लगे, कहा जाता है तो अपशकुन हो गया। तो इस तरह से ये शकुन और अपशकुन का विचार जो प्रचलित हमारी कह सकते हैं मान्यताएं हैं उनके अनुसार किया जाता है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, आज का टाइम हो गया है। आपकी अगली क्लास का, तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। हम आगे क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग याद रखिए मैंने कहाँ छोड़ा था, मुझे याद नहीं रहता, ठीक है? ये आप मेरे लिए कर पाएंगे ना? जी मैम। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय ज्योतिष शास्त्र, तो प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि हमें यहाँ से पढ़ना है। ओके मैम। डन? डन। थैंक यू। तो आगे आरती जी आ चुकी होंगी। आरती जी आप क्लास में हैं? जी मैम। यस मैम। जय गणपति की। जय गणपति की। आगे की क्लास सामान्य ज्योतिष की क्लास होगी। आरती जी आपकी क्लास में आ चुकी हैं। आगे की क्लास में आरती जी को हैंड ओवर करती हूँ। आरती जी को क्लास देने से पहले आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाए, मैं पढ़ा रही हूँ, आरती जी पढ़ा रही हैं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, अलका मैम जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको एक बार आप दोबारा से पढ़िए। मैं फिर कहूंगी कि ये जो प्रवीण वन आप पढ़ रहे हैं ये आपका माइलस्टोन है ज्योतिष के लिए। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आगे जहां भी पढ़ेंगे बार बार पीछे की तरफ लाएगा आपको। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आगे आप पढ़ पाएंगे। इसको लाइटली मत लीजिए। एक बार क्लास में पढ़ने के बाद उसको दोबारा से रिवाइज करिए। मैम तो एक क्वेश्चन था मैम। जी मैम मेरे को ये पूछा था, जो भी आप अभी बता रहे हैं उसको मैं नोट डाउन करूं या वो स्टडी मटेरियल हमारे पास कहीं अवेलेबल होगा? जैसे आप बोल रहे रिवाइज खगोल करना शास्त्र की बुक आपको बुक्स मिल गई है। है? जी हाँ हाँ मिल गई है, मेरे को मिल गई है। आप खगोल शास्त्र की बुक का पहला अध्याय पढ़ लीजिए, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ओके ठीक है मैम। तो उसमें मैं से अगर आप इम्पोर्टेंट चीजें नोट डाउन करना चाहते हैं अपनी सुविधा के लिए तो वो कर लीजिए। ओके मैम ठीक है। तो आगे आरती जी को क्लास देती हूँ। जय गणपति की आरती जी। मैम मुझे अभी बुक्स लेनी है, तो कितने टाइम? आरती जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जय गणपति की। जय गणपति की। आवाज आ रही है मैम? जय गणपति। जय गणपति की आप सभी को। अपना अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे। मैं आरती शर्मा, पोस्ट विशारद आई कास्ट ग्वालियर चैप्टर से किए हूँ और आपको जनरल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगी। और आप लोग भी अपना अपना जल्दी से शॉर्ट में बता दीजिए नाम। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र। राजेंद्र शर्मा। जी जी। पीयूष मैं मिश्रा। ब्रांच मैनेजर था, रिटायर हो गया हूँ। जी नमस्कार जी। नमस्कार। पीयूष मिश्रा। हाँ जी जय गणपति की। जय गणपति। व्याकरण का छात्र, संस्कृत से। राकेश शकुंतला अग्रवाल। जय गणपति मैम। हाँ हाय शकुंतला, कैसे हो?
बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया। मैम जय गणपति की, मैं अलका जैन फ्रॉम ग्वालियर। ओके, जय जय गणपति की। गणपति, जय गणपति की। जय गणपति की। मैं आरती गौतम। कहाँ से हैं आप? एकदम जबलपुर से हूँ। ओके ओके। जय गणपति की मैम, मैं अनीता परिहार हूँ। मैं वैसे तो एमपी इंदौर से हूँ, बट अभी मैं हैदराबाद में हूँ। ओके, जय गणपति की आप सभी को। जय गणपति की मैम, मेरा नाम मिंती त्रिपाठी है और मैं इंदौर से हूँ। ओके, जय गणपति की। जय गणपति की मैम, मैं अनामिका शर्मा भोपाल से हूँ। ओके, जय गणपति की अनीता जी। अनामिका मैम, अनामिका। अनामिका जी, ओके मैम। धीरे धीरे नाम भी याद हो जाएंगे और आप लोगों की फिर शक्लें भी दिखेंगी तो वो भी याद हो जाएंगी। अभी मेरा नाम आरती है, ये तो आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग जनरल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ज्योतिष क्या है। सभी लोग, आप लोग ज्योतिष सीखने आए हैं, तो आप लोग बताओ क्यों सीखने आए हो? कोई एक बोलिए। मैम हेलो। अपने ज्ञान के लिए, और जैसे मैं व्याकरण का छात्र हूँ तो मेरे को बहुत चीजें पता करनी पड़ती ज्योतिष अपने इसके ज्योतिष के लिए, इस कारण मेरे को ज्योतिष सीखना है। और भी है? और कोई बताइए। चलो ये बताइए, ज्योतिष है क्या, कितने लोग जानते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। मैम ग्रहों की गणना। जी बिल्कुल, ग्रहों की गणना। चलो मैं बोलती हूँ। ज्योतिषा नाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, अर्थात सूर्यादि जो ग्रहों की काल, गति, चाल, इसको ही हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। सूर्य चंद्रमा की जो गति होती है, इसकी चाल होती है, इसमें ग्रह, नक्षत्र आदि के स्वरूप, इनके संचार, इनका भ्रमण, इनके ग्रहण काल की मैम आवाज नहीं आ रही। नवमंडल। आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम। यस मैम। नवमंडल में स्थित ग्रह, नक्षत्रों की गणना एवं निरूपण सभी मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है और यह व्यक्ति की परीक्षा के लिए भी कारगर है, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको बाहर लाने के लिए हमें अपने ग्रह, नक्षत्र, हमारे खुद की राशि के अनुसार हमारे अंदर की क्या व्यक्तित्व है उसको बाहर निकालने के लिए हमें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली आगे पीछे की जीवन की सभी घटनाओं का पता करने के लिए हमें ज्योतिष का पता होना चाहिए। ज्योतिष से हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि हमारे आज क्या घटा है, कल क्या घटित होगा और उससे हमें कितना लाभ मिल सकता है। बुरा है तो उससे अशुभ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है तो हम उससे बचने, ग्रह नक्षत्रों की शांति, उनके उपाय कर सकते हैं। लेकिन ग्रहों की गति चाल को ज्ञात करने के लिए हमें पहले ज्योतिष को सीखना होगा। ठीक है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता किया जाएगा, साथ ही ये मालूम किया जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से घातक, अवरोध एवं राह रोकने वाले प्रारब्ध, जो प्रारब्ध हम कर आए, पिछले जन्मों में हमने जो किए हैं उनको हम भोगने के लिए ही इस जीवन में आए, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध होता है उससे हमारे ग्रह नक्षत्र बनते हैं। हमारी कुंडली में हमारे जो ग्रह आए हैं वो हमारे प्रारब्ध से आए, कहते आए हमारे प्रारब्ध से, क्योंकि हमने कुछ पिछले जन्म में गुरु हमारा खराब आया है, तो कहीं ना कहीं हमने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है, कहीं ना कहीं हम किसी देव स्थल पर कुछ गलत कर आए, है ना।
कहीं तीर्थ स्थल पर हमने कुछ गलत किया है तो हमारा बृहस्पति खराब हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा मंगल खराब है, तो कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्मों में भाई के साथ कुछ गलत किया है, हमारे भाई का हमने कुछ छीना है, कुछ बुरा किया है, वो हमारे प्रारब्ध में मंगल हमारा नीच का आ गया, मंगल हमारा शत्रु राशि में आ गया, मंगल हमारा पीड़ित हो गया। इसी तरह से हमारा चंद्रमा और सूर्य, कहीं ना कहीं हम माता पिता से कुछ द्वेष कर आए, कुछ पिछले जन्मों का हमारा उनसे लेन देन है, कहीं ना कहीं हमने उनके साथ गलत किया है, जिसका भोग हम इस जन्म में भोगेंगे। कुंडली में ग्रह हमारी इच्छा से नहीं आए, हमने नहीं बोला कि नहीं हमारा ऐसे ग्रह आ जाए, हमारे कहने से कोई ग्रह प्रारब्ध हमारे कहने से नहीं चलते। हम जो इस जन्म में कर रहे हैं वो प्रारब्ध हमारे अगले जन्म में जाएंगे, और पिछले जन्मों के प्रारब्ध लेके जातक इस जन्म में पैदा होता है, इस जन्म में जन्म लेता है। तो प्रारब्ध के इस दुर्योग से किस तरह सहने के लिए वो विवश हो, कितनी ताकत हो उसके अंदर कि पिछले वाले वो प्रारब्ध सहन कर सके और आगे ऐसे कोई कर्म ना करे जिससे उसको आगे भी प्रारब्ध खराब हो जाए। समझ रहे? ऐसे कोई कर्म को ना करें। हम लोग ये ज्योतिष सीख जाते हैं तो आपको पता है हम धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, और धर्म कर्म अध्यात्म से जब हम जुड़ गए, अध्यात्म में हम चले गए, तो हमें पता है ऐसा करने से ये हमारा प्रारब्ध खराब कर देगा, हमारे कर्मों को बिगाड़ देगा। कर्मों से डरने के लिए ज्योतिष अगर जातक सीखता है या जातक के ज्योतिष के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखता है तो वो ये बात समझता है कि कर्म खराब हुए तो हमारा प्रारब्ध खराब हो जाएगा। तो हमें प्रारब्ध के किसी दुर्योग को सहने की शक्ति हमें कब मिलेगी? जब हम ज्योतिष को जान पाएंगे। ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जातक सही दिशा में जा सकता है। एक इसके लिए मैं आपको दोहा बता रही हूँ, सॉरी श्लोक सुना रही हूँ। किश्चित कश्य चित्त मित्रम न कश्चित कश्य चित्त रिपुः अर्थ तस्युन निबध्यते मित्राणि रिपुः तथा। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। कारणवश किसी न किसी कारणवश हम लोग आप लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध हमें आपको मित्र और शत्रुता का भेद बता नहीं सके और हम लोग मित्र शत्रु बनकर लड़ रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध थे, जो आप हमारे मित्र बन गए, अच्छे कर्म कर आए थे तो आप मित्र बन गए, और बुरे कर्म कर आए थे तो शत्रु बन गए। तो कहीं ना कहीं हम किसी के ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, ये हमें ज्योतिष बताता है। हम अपने कर्म प्रारब्ध को लेकर जिसको लेकर आए हैं, इन्हीं कर्म प्रारब्धों को हम इस जीवन में ज्ञापन करेंगे, और ज्ञापन करने की शक्ति, हमें भोगने की शक्ति हमें ज्योतिष से मिलती है। अब हम अपना अध्याय पहला ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष का पहला अध्याय जो है, आपके पास बुक्स हैं सबके पास? नो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है? यस मैम है। मेरे पास अच्छा नहीं तुम्हारे पास है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी नॉर्मल सी बातें करती हूँ, जब बुक्स आ जाएंगी तो बुक से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मेढ़ो यथा तदत्व देवांग शास्त्राणाम ज्योतिषाम मूर्धानि स्तरम। मतलब जैसे मोरों के सर पर उनकी आपने देखी होगी वो एक कलंगी सी लगी होती है, यानी कि शिखा, सभी लोग जानते होंगे। तो जब उनके ऊपर वो नहीं हो तो क्या मोर की शोभा दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो मोर की शोभा किस पे है? जिस प्रकार उसके सर पे चोटी है, उसी प्रकार सर्प की शोभा, जिसको अपन जहरीला कहते हैं, उसकी शोभा किससे है? नागमणि से। सर्प की शोभा नागमणि से है। जिस तरह से हम उसको किस तरह से पहचानते हैं कि उसके पास नागमणि होती है, उसी प्रकार से ज्योतिष को हम कैसे पहचानते हैं? ज्योतिष हमारे वेदांग का छठा नेत्र है, सबसे ऊपर चोटी पर है। ज्योतिष वेदांग में सबसे ऊपर की चोटी पर है, इसलिए ज्योतिष का सबसे बड़ा महत्व है। इसमें यही बताया है, वेद हमारी प्राचीन धरोहर है और वेदों में संपूर्ण ज्ञान का सार समाया हुआ है। ज्योतिष भी वेदों की एक शाखा है और यह
एक ऐसा अंग है जिसे वेदों का नेत्र कहते हैं और ये सबसे ऊपर है। इसके हम 6 भाग, मतलब ज्योतिष वेदांग को 6 वेदांगों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका शिक्षा। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि बताई जाती है। आप लोगों में जो वैदिक कर्म कांड जो करते होंगे, उन लोगों में स्वर लेते हैं मंत्रों के लिए, ऐसे ऐसे करके करते होंगे, वो सब हमें ज्योतिष से मिले हैं। ज्योतिष को कहाँ मिले? वेदों में, वेदों से मिले हैं। तो हमें इसमें बोलेंगे, इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि बताई जाती है, कौन सा स्वर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा स्वर है, कौन सा वर्ण है, कौन सा उच्चारण करना है, किस तरह की उसमें शिक्षा मिली जाती है। इस तरह से हमें ये शिक्षा से पता चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वेद मंत्रों के अविकल यथास्थित विशुद्ध उच्चारण को किए जाने के लिए है। शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण कर सके, उसके द्वारा उसकी रक्षा कर सके। हम वेदों की रक्षा उसके सही उच्चारण से कर पाए, क्योंकि अगर उच्चारण गलत होता है तो मंत्र गलत होता है और उसका विपरीत प्रभाव भी होता है। इसका दूसरा आता है कल्प। कल्प वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म के लिए करना है। कल्प में हमारा क्या आता है? किस वेदों के किस मंत्र का प्रयोग हमें किस कर्म के लिए करना है, इसका हमको जानना बहुत जरूरी है। कहीं भी हम किसी भी मंत्र को नहीं बोल सकते। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्री श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति प्रचार प्रस्तुत करने वाला एक शास्त्र है। इसमें यज्ञ संबंधी विधियां भी होती हैं। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए हमें क्या क्या विधियां, क्या क्या चीजें, उसके लिए व्याकरण। तीसरा आता है व्याकरण। इसमें प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि, उदात्त और अनुदात्त स्वरों की स्थिति का बोध एवं वेद शास्त्रों का प्रयोजन क्यों किया जाता है, इन शब्दों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हमें हिंदी में भी, संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी, तीनों विषयों में व्याकरण क्यों होता है? शब्दों की शुद्धि के लिए। समझिए आप, शब्दों की शुद्धि के लिए हमें व्याकरण चाहिए होता है। तो व्याकरण जिस तरह से हिंदी में उसकी महत्वता होती है, उसी तरह वेदों में भी व्याकरण शुद्धता से हम उसको कर सके, उसमें कोई अशुद्धि ना हो, उसको लय से, उसके अंदर रस हो, सब हो, उसी तरह से उसको हम कर सके। तो व्याकरण का इसमें भी बहुत है। चौथा आता है निरुक्त। निरुक्त में हमको वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों से किया गया है, उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त किया जाता है। इसे वेद पुरुष के कान कहते हैं। इसको वेद पुरुष के कान कहते हैं। निशेष रूप से जो कथित है उसे निरुक्त कहते हैं। वेद की आत्मा भी कहा जाता है इसको। निरुक्त को वेद की आत्मा भी कहा जाता है। और हमारा 5वां स्कंद आता है ज्योतिष। कई लोग इसे 6वां स्कंद या 5वां स्कंद दोनों बोल देते हैं। 5वां स्कंद आता है ज्योतिष। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठान का समय ज्ञात होता है। ज्योतिष में हमें, ज्योतिष का मतलब वेदांग ज्योतिष से है। यह वेद पुरुष के नेत्र कहे हैं। वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। अनेक वैदिक पहेलियों में भी ज्ञान के बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ज्योतिष नहीं कर सकते। जैसे कि आप थोड़ा बहुत भी अगर जानते होंगे कि हमें ज्योतिष सीखने के लिए भी किन किन ग्रहों का हमारी कुंडली में विशेष योगदान होना चाहिए, क्या जानते हैं आप लोग? कोई बताएंगे? नहीं। हाँ जी, बोल। नहीं। अच्छा, नहीं पता। देखिए हमारी कुंडली में, हाँ बताइए, बिल्कुल बोलिए। कुंडली में जैसे शुभ ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है कुंडली में। जैसे गुरु हुआ, गुरुदेव, शुक्रदेव,
बुध देव, चंद्र देव, इनका कुंडली में अगर अच्छे रहेगा तो अच्छा प्रभाव रहेगा। ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन ज्योतिष में अगर आप आए हैं तो इनमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव। सबसे पहले आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो, गुरु आपके ऐसे भाव में बैठे हो जहाँ ज्ञान का भंडार भरता हो, 5वां स्थल, चौथा स्थान, 8वां स्थान, 11वां स्थान या 12वां स्थान। ये हमें कई स्थान ऐसे हैं जिनमें आप ऑटोमेटिक ज्योतिष में पहुंच जाते हैं। हाँ जी, बोलिए। एक बार और बता दीजिए किस किस स्थान पे रहता है गुरु? अभी आपको, आप स्टार्ट पे आप खुद इतना जान जाएंगे कि आप खुद उल्टा हमको बताएंगे कि मेरा गुरु इस भाव में बैठा इसलिए मैं ज्योतिष में आ गया। आप थोड़ा सा रुकिए, सिर्फ आप समझिए कि हम ज्योतिष में कैसे आए हैं, किस वजह से आ गए हैं और किन ग्रहों के कारण इंसान ज्योतिष में जाता है। ये एक सिर्फ हेडिंग है आपको ज्योतिष के बारे में बताने की। इतना मतलब सोचिए मत, आप खुद ही कुछ दिन बाद कहेंगे मैम मैं इसलिए इसमें आया हूँ क्योंकि मेरा गुरु अच्छा था, मेरा केतु अच्छा था, क्योंकि मेरा शनि अष्टम में बैठा था। तो आप ज्यादा गहराइयों में मत जाओ, धीरे धीरे आप खुद ही बोलने लगोगे, हमें बताओगे कि हम क्यों आए ज्योतिष में। ठीक है, तो ज्योतिष के लिए गुरु अच्छा होना चाहिए, केतु भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि केतु क्या है? रिसर्च, समझ रहे हैं? रिसर्च, जो व्यक्ति गूढ़ रहस्यों में जाता है वो ज्योतिष में जा रहा है। तो गूढ़ रहस्य, जो कि ज्योतिष का कहीं भी अंत नहीं है, ज्योतिष में जो घुस गया वो वापस नहीं निकलता। अभी आप लोग प्रवीण में आए हो, फिर आप विशारद कर लोगे, पोस्ट विशारद कर लोगे, फिर आप सोचोगे कुछ हस्तरेखा भी सीख लें, तो इसमें वैदिक सीख गए तो अब पैरों में चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष से घुसने के बाद आदमी बाहर नहीं निकलता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप जब ज्योतिष में आए हो तो कहीं ना कहीं केतु की भी प्रधानता होगी कुंडली में, कहीं ना कहीं आपका शनि भी अच्छी स्थिति में होगा, बुध आपकी बुद्धि का सूचक है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं। लेकिन आज ये चीज नहीं है, क्योंकि देश काल पात्र, अभी आप पढ़ेंगे गुरुजी से, देश काल पात्र। तो आज के जमाने में हम लोग टेक्निकल चीजों का यूज कर रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स इतना लगाना नहीं होता है। कुंडली में डेट टाइम प्लेस डाला और कुंडली निकल कर आ गई। कितने लोग कैलकुलेशंस करके कुंडली बनाते हैं? कोई नहीं बनाता आज के टाइम में। बताइए, आप बनाते हैं क्या? कोई नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जब सामने पका पकाया है तो फिर कोई क्यों बनाएगा? तो इसीलिए बुध की प्रधानता होनी चाहिए कुंडली में, होगी। कहीं ना कहीं आपके भी बुध अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, केतु की स्थिति अच्छी है जब भी आप ज्योतिष में आए हैं। तो ज्योतिष में लाने वाले ग्रह जरूरी नहीं है शुभ ग्रह हो, शनि अशुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन आपको पता है संन्यास लेने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल शनि का होता है, क्योंकि एकांत प्रिय है। शनि क्या है? एकांत प्रिय है। केतु क्या है? एकांत प्रिय है, ज्यादा बोलता नहीं है, मंत्र उच्चारण, वो तो मंत्र माला लेके बैठ जाता है। कैमरा ऑफ कर दीजिए आप अपना। तो ज्योतिष में आपको अगर कोई, ज्योतिष में आप अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों की प्रमुखता आपको खींच कर लाई है। आप खुद नहीं आए, आप खुद नहीं आए, ये ग्रह आपको खींच के लेकर आए। और इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रवीण करने के बाद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर उतने ज्यादा एक्टिव ग्रह नहीं है, उनके ग्रहों की प्रमुखता इतनी है नहीं कि वो उन्हें उसको रिसर्च में ले जाए। रिसर्च में कौन से ग्रह ले जा रहे हैं आपको? केतु और शनि और गुरु, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार है, बुद्ध बुद्धि का देवता है, और शनि और केतु आपको उसके अध्यात्म में ले जा रहे हैं। उसको अध्यात्म से आप जुड़ जाएंगे, आप उसकी रिसर्च में चले जाएंगे, तो फिर आपको कोई नहीं निकालता। सब लोग कहेंगे रहने दो, बहुत सीख लिया, बहुत ज्योतिष हो गया, लेकिन नहीं, हम तो पोस्ट विशारद भी करेंगे, हम तो आगे भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ग्रह ही ऐसे बैठे हैं कि आप उसमें डूबना चाहते हैं। कुएं के अंदर बाल्टी डालते जाएंगे, कितना पानी निकले, पहले निकालते जाओ। तो ज्योतिष तो कहीं उसका अंत नहीं है, सीखते जाएंगे। तो ज्योतिष के लिए मैंने आपको यहाँ आगे पहुंच गई। तो ज्योतिष के लिए हमारे ग्रहों का
बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल है। छठवां हमारा आता है छंद। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद्र शास्त्र होता है। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। ये छंद वेदों के आवरण हैं और छंद नियक्षत्र वाले होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा करना है। छंदों को आपने छंद चौपाई सभी जगह रामायण में और सभी जगह देखा होगा। तो इस छंद चौपाइयों से हम अपने ग्रंथों को, अपने वेदों को एक छोटी सी पंक्ति में लाकर, और इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन एक छोटी सी पंक्ति में आ जाता है, तो इसको एक आवरण में ढक लेते हैं, मतलब एक छोटे रूप में बना लेते हैं। जब खोलते हैं तो इसका सार बहुत बड़ा निकलता है। तो वेदों छंद में वेदों का पाद, कल्प के हाथ और ज्योतिष का नेत्र, निरुक्त के कान और शिक्षा की नाक और व्याकरण का मुख। आपको समझ में आया कि वेदांग क्या है? किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझाऊं? मैम निरुक्त एक बार प्लीज बता दीजिए फिर से। जी बिल्कुल। निरुक्त वेदों में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनके अर्थों का, जिन जिन अर्थों से किया गया है, उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से निरुक्त कहते हैं। हम जिन वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, व्याकरण का ही रूप है ये भी। निरुक्त अर्थों का एक निश्चित रूप होता है, ना बड़ा ना छोटा, एक निरुक्त रूप में, मतलब छोटे से। इसे वेदों का कान कहते हैं। इसे निश्चित रूप से, मतलब शांत, जैसे कहते हैं ना अपन कोई शांत कहते हैं इसको, मतलब शो नहीं हो रहा है, उसके अंदर स्वर की तरह से कहते हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये इसके अंदर है। अच्छा, उसको निरुक्त कहते हैं। वेद की आत्मा है, मतलब उसके अंदर वो दिखती नहीं। आत्मा आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन उसके अंदर उसका सार है, उसके अंदर उस शब्द के बारे में है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है। निरुक्त वेदों में मतलब ऐसी चीजें छुपी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो लिखा भी नहीं है उस लाइन के अंदर, लेकिन उसका अर्थ है। एक भाव से कितने अर्थ होते हैं, वो चीज वाली बात आती है कि उसके अंदर उसका अर्थ है। निरुक्त में वेदों के में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उनके जिन जिन अर्थों में, कई अर्थ है उनके, उन अर्थों का एक निश्चित रूप लिया है, एक निश्चित रूप लिया है। उसको अपन वेद के कान कहते हैं। और जो वेद की आत्मा है, आत्मा हमें दिखाई देती है क्या? नहीं देती ना। ऐसे ये भी एक शब्द ऐसे हैं जो हमें वेदों में दिखाई नहीं देते। मतलब वेदों में वो शब्द जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका मीनिंग होता है, जो हमें अपने आप समझना होता है, उसको निरुक्त कहते हैं। जी, हमें ये वेदों से सिर्फ ज्योतिष को उठा लेना है। वेदांग का एक पार्ट है ज्योतिष, ये आपको समझना है। मैं तो सिर्फ आपको वेदांग समझाया है। वेदांग के अंदर से अब हमको सिर्फ ज्योतिष उठा लेना है, ठीक है? ज्योतिष को हम जब वहां से निकाल लेंगे, तो मैंने आपको बताया कि वेद हमारी प्राचीन धरोहर है और वेदों के संपूर्ण ज्ञान, वेदों में सारा ज्ञान है। अब हमारे वेदों की बात करें तो हमारे वेदों में 18 पुराण है। 18 पुराणों के अंदर जो जितना भी हमारा पूरा संसार जो है, संसार कहाँ से बना, अगर हम ये बात करें तो भाई पहले तो जल ही जल था। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जल था। और जल में क्या थे? जल में कोई जानता है क्या थे? क्षीर सागर में कौन थे? भगवान विष्णु, ठीक है ना? विष्णु भगवान थे। अब विष्णु भगवान थे, पानी के अंदर अकेले विष्णु भगवान है, तो भाई ब्रह्मांड में रचना कैसे करी जाए? तो ब्रह्मांड की रचना के लिए उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अपनी नाभि से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, सिर्फ इसलिए कि सृष्टि बनाई जाए। अब सृष्टि उन्होंने बनाने की, तो ब्रह्मा जी तो प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि को देखेंगे कैसे? सृष्टि आप बनाने की बोल रहे हो, सृष्टि को कैसे देखेंगे? तो उन्होंने अपने नेत्र दिए। उन्होंने कहा इनसे सूर्य और चंद्र बनाओ। तो एक नेत्र सूर्य, एक चंद्र, ये विष्णु भगवान के नेत्र हैं, जिनको हम सूर्य चंद्र कहते हैं। इनके पीछे हम देवता इसीलिए लगाते हैं, सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये भगवान के नेत्र। उसी के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने ऋषि से, सप्त ऋषि हुए। सप्त ऋषियों ने हमारे पुराणों की
रचना की और 18 पुराण बनाए गए। 18 पुराण हमारे हैं जो सभी लोग जानते होंगे, और उनकी रचना के बाद उन्होंने उसमें ज्योतिष का क्या रूप है ये हम आपको अगली बार बताते जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे हैं ज्योतिष का कि आप लोगों के पास बुक भी नहीं है, नहीं तो अगला लेसन या इसी लेसन को कंटिन्यू आगे तक करते रहते। तो इसमें मैं सिर्फ आपको यही, अगर बुक्स आ जाए तो आप रीडिंग कर लेना इस बुक को। इसमें सिर्फ पुराणों के बारे में है, और जहाँ तक है विष्णु पुराण के बारे में बहुत अच्छा है। आप विष्णु पुराण के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, और इसके बाद हम अगला लेसन पढ़ेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? मैम बुक्स ही नहीं है तो वो कैसे लेनी है? वो आप सर को बोल दीजिएगा, सर आपको एक बुक स्टोर का नंबर दे देंगे, वो ऑनलाइन आपको पहुंचा देंगे। और जो लोग ऑफलाइन है, मतलब ग्वालियर में है, तो वो आप सेंटर से ले लीजिएगा, या सर को कॉल करके उनसे संपर्क कर लीजिएगा, जैसा भी होगा वो बता देंगे। वैसे वो एक बुक स्टोर जो भी बाहर के, आप तो मिंटी जी बाहर से हैं शायद, इंदौर से? इंदौर से हूँ मैम जी, आपको देखा था। तो आप उनसे नंबर ले लीजिएगा स्टोर का, तो कॉल कर लीजिएगा, आपके घर पे आ जाएंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी ऐसी तो। और किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो? कैसा लगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन अपना? अच्छा था मैम, इजी था, समझ आया। अभी कुछ ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट डे है और बुक्स नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना, बुक्स सामने